हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी पर। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और ठंडी बहुत पड़ रही है, आप सभी जो है लेकिन इस ठंडी में पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आप सभी जो है इस समय आप सभी इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप जो है इतिहास, भूगोल, संविधान और जीव विज्ञान जैसे विषयों को आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार है। कल की वीडियो आप सभी ने बहुत देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक से एक जो है महत्वपूर्ण, कल मैंने आपको इतिहास पढ़ना कैसे, इतिहास की एक रूपरेखा कल की वीडियो में बताई थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आज जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन दोस्तों उसके पहले साथियों कहा जाता है, धूप छाँव का खेल है जीवन, यूं ही ना तुम मुंह मोड़ो, पर्वत भी बौना साबित होगा, चट्टानों की बातें छोड़ो, रहो बढ़ाते कदम निरंतर, मन यूं ही ना तुम उदास करो, बदलेगा इतिहास जरूर तुम बदलने का तो प्रयास करो। तो बिल्कुल आप लोग मेहनत से लगे रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्लासेस लाते रहेंगे। हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैंने कल भी ये स्लाइड लगाई हुई थी, आपको मैंने बताया था कि हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज। देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, ये इतिहास दो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल होता है और दूसरा जो होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो होता है वो हो जाता है ऐतिहासिक काल। मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं बताऊंगा आपको कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है ऐसा काल होता है जिसके विषय में हमें कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसके विषय में हमें लिखित वर्णन तो प्राप्त है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके विषय में लिखित वर्णन भी प्राप्त है और उसको हम पढ़ भी ले गए, ठीक है। और ये पूरा लिखित इतिहास माना जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पाषाण युग होता है और दूसरा ताम्र युग होता है। तो आज हम पाषाण युग के तीनों खंड पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, पेलियोलिथिक पीरियड होता है आपका, मेसोलिथिक पीरियड होता है और नियोलिथिक पीरियड होता है, जिसको हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बोलते हैं। आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको पूरा ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने स्लाइड भी लगा ली है कि आप साथ में समझते चलें। देखो जो पूरा पाषाण काल है ये अननोन लगभग 8000 BC तक ये रहा है, 8000 ईसा पूर्व तक रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया परंतु इस्तेमाल करना नहीं सीखा। मतलब यही पूरा पाषाण काल है जिसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था लेकिन अभी इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इस्तेमाल करना ये नव पाषाण काल में सीखेंगे, ठीक। लेकिन आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। तो इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो संबंधित थी पत्थर से, पाषाण से, ठीक है। इसलिए जो है उस समय हमारे पास लोहा वगैरह नहीं था, इसलिए जो है यहाँ पर जो भी उपकरण बनते थे वो भी पत्थर के ही बनते थे। हैडक्स, क्लीवर्स, स्कैपर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हैंडक्स क्या है, इसको हम जो है हाथ की कुल्हाड़ी कह सकते हैं। कुल्हाड़ी टाइप का पत्थर से बनाया जाता था जिसको हम हैडक्स बोलते थे। क्लीवर्स, अब देखो आपके सामने उपकरण दिख रहे हैं, ये जो पूरी कतार है ये हैडक्स की है। थोड़ा बड़े पत्थर होते थे, नुकीले बनाए जाते थे। और जो क्लीवर्स होते थे उनसे थोड़ा बीच वाले जो होते थे, ठीक है, ये भी नुकीले बनाए जाते थे। इनसे काटने का काम इनसे भी होता था, इनसे से भी होता है। जैसे कुल्हाड़ी होती ना, बड़ी छोटी कुल्हाड़ी होती है। स्क्रैपर्स जो होते थे, स्क्रैपर्स जो आपके होते थे, इनसे भी जो है काटने का और खरोदने का काम किया जाता था। तो यहाँ पर ये आपके तीनों चित्र यहाँ पर बने हैं कि हैडक्स, स्कैपर्स और जो है क्लीवर्स। अब यहाँ पर साक्ष्य इनके बेलन घाटी से, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, इन सबके साक्ष्य मिले हैं जहाँ से हमको इतिहास में जानकारी मिली। साथ ही साथ इसी पूरा पाषाण काल में क्यो पेंटिंग्स भी हमको देखने को मिलती हैं। और वो क्यो पेंटिंग्स जो होती हैं, गुफा चित्रकारी जो होती है, वो भीमबेटका की गुफाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है। आप बस वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करके जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि यहाँ पर जो है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश रायसेन से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार आया। देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता था कि पूरे के पहाड़ से पहाड़, जो पूरा पहाड़ होता था उसको काट करके चित्रकारी किया करते थे आज मानो। तो मतलब एक बहुत मुश्किल काम है।
तो ऐसी चित्रकारी जो है भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है और यहाँ लगभग सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 500 हैं। 500 चित्र हैं यहाँ पर। 1972 में वी.एस. वाकड़कर ने उत्खनन कराया था, खुदाई करवाई थी, और जिससे कि जो है यहाँ पर एस्यूलन उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, कई प्रकार के। इसके बाद जो है भीमबेटका की गुफाएं आपसे पूछ लेता कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, मानव खोपड़ी का कंकाल, जो मानव का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है वो हथनौरा से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो नर्मदा घाटी से मिला है, हथनौरा नामक स्थान पड़ता है। और इसे हम होमो इरेक्टस वर्ग के तहत रखा गया था। ये जो मानव का खोपड़ी कंकाल था, इसको होमो इरेक्टस वर्ग के तहत रखा गया था और इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा घाटी में मिला था, इसलिए इसका नाम नर्मदा मैन दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप पूरा पाषाण काल में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल में आते हैं। देखो, जो मध्य पाषाण काल होता है इसको हम मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें क्या हुआ, देखो, इसमें जो पहले हथियार, जो औजार हुआ करते थे वो बहुत जो है बड़े हुआ करते थे, लेकिन इसमें उनका थोड़ा आकार छोटा कर दिया गया। उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, माइक्रोलिथ, माइक्रो शब्द आप सभी को पता है, सूक्ष्म इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ से जो है डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई, यानी पशुपालन की शुरुआत हो गई। और पशुपालन में मानव सभ्यता का जो सबसे पहला पशु, अब आप वीडियो में यहाँ पर डॉगी क्या कर रहा है, तो डॉगी जो है, ये कुत्ता जो है मानव सभ्यता का सबसे पालतू पशु माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि मानव सभ्यता का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा है, तो वो कुत्ता होता है। ठीक है, और इसके साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बगौर राजस्थान से देखने को मिलते हैं। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर एवं महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। ये हड्डी के बने आभूषण यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य के पाषाण काल में एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका होता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो आपको इसका जवाब देना है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में सबसे पहला जो है जो पालतू पशु बनाया गया वो था कुत्ता। ठीक है, डॉग था। इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ बातें ज्यादा ध्यान रखनी है। देखो, जब आदिमानव जो था वो पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से होते हुए नव पाषाण काल में आए, क्योंकि देखो पुराने समय में पूरा पाषाण काल में खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश जीवन का मतलब क्या है, अब बहुत ही अव्यवस्थित जीवन। अव्यवस्थित जीवन का तात्पर्य ये हम कह सकते हैं कि भोजन के लिए उनको जो है बहुत चलना पड़ता था, कोई निश्चित जो है उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अब उनका भोजन मांस ही होता था। अब मांस के लिए तो ऐसा होता नहीं मांस उनको कोई काट के खिला जाएगा, नहीं, मांस के लिए किसी जानवर को मारना पड़ता था। और जानवर को मारने के लिए जो है कभी कभी जानवर होता है जो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत दौड़ता है, भगाता है, तो इस तरह से उनको बहुत कई किलोमीटर दिन भर में दौड़ना पड़ता था, तब जाके खाने की व्यवस्था हो पाती थी। तो ये खानाबदोश जीवन है। और उस खानाबदोश जीवन से निकलते निकलते नव पाषाण काल आ गया। और नव पाषाण काल में जो है आखिर कृषि की शुरुआत हो गई। और कृषि की शुरुआत होना ही एक स्थायी जीवन का संकेत माना जाता है कि जब कृषि होने लगी तो स्थायी जीवन हो गया, वहीं पर कृषि का उत्पादन करने लगे और उसी से खाने के लिए भोजन तैयार होने लगा हमें। अब यहाँ पर मानव द्वारा कृषि की शुरुआत कब हुई, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब लगाएंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव द्वारा कृषि की शुरुआत हो गई, स्थायी जीवन की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम बस्ती नवपाषाण काल में कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि के पहले साक्ष्य मिलते हैं। तो खेती के सबसे पहले साक्ष्य जो मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना मेहरगढ़ नामक स्थान से मिलते हैं, और ये बलूचिस्तान में है, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के का क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद हम बात करें सबसे पहले कृषि कौन सी उगाई गई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले जौ को जो है सबसे पहले उगाया गया, जौ, फिर गेहूं, फिर कपास। और ये साक्ष्य मेहरगढ़, सिंध एवं बलूचिस्तान क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी नवपाषाण काल में भी बुर्ज-होम और गुफकराल से अस्थियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कभी कभी ये भी देखा गया कि जो मानव के साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे, उनकी हड्डियां प्राप्त हुई। तो इससे एक आंकड़ा ये भी लगाया जाता है कि मानव समाधान में कुत्ते भी दफनाए जाते थे। चावल की खेती के पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो चावल की खेती के पहले साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी से। कोल्ही डवा नामक स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं से चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद
बुर्ज होम नामक जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, नामक स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और बिहार में एक स्थान है चिरांद, चिरांद नामक स्थान से सबसे ज़्यादा मात्रा में अस्थियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहीं से हिरण के सींग भी प्राप्त हुए हैं। और दक्षिण भारत में अगर हम जाते हैं तो बेलोरी नामक स्थान पड़ता है कर्नाटक में, और यहाँ से ही नवपाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल प्राप्त हुए, सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उन साक्ष्यों की बात करें तो वो राख का टीला जैसे यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल में ये सब बातें होती हैं। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से आज नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल के विषय में आप समझ गए होंगे। और अपने नोट्स जरूर बनाते जाइए, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। और आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक होती है। नेक्स्ट हम लोग फिर से जो है एक शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। और आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए। जो भी हमारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।